गुड इवनिंग तनिष्का। तो गुड इवनिंग एवरीवन। अपना लास्ट क्लास में आई थिंक होमवर्क वाज क्वेश्चन नंबर 36। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 36। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद अपना फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कुछ क्वेश्चंस करना बाकी था, वो अपने आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स दिया हुआ है ऑफ मेडिकल एड सोसाइटी 31 मार्च 20 का, और फिर बोल रहे अपने को प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 20 और बैलेंस शीट। तो लेट अस प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले थर्टी सिक्स के बैलेंस शीट में डिफरेंस आ रहा है आपका, तो अभी चेक हो जाएगा ना। और एक और बैलेंस शीट का एक्स्ट्रा फॉर्मेट बना लेते हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट एज अ वर्किंग नोट। तो ये हुआ अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस इज अवर बैलेंस शीट जो फेयर वाला क्लोजिंग वाला है 31 मार्च 20 वाला, और एक अपना वर्किंग नोट वाला है, वर्किंग नोट 1 ओपनिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 19 वाला। ये अपने वर्किंग नोट का फॉर्मेट पहले ही बना लेते हैं। तो सर अपने 3 फॉर्मेट बनाए, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बैलेंस शीट, वो तो अपना फेयर वर्क का जो क्वेश्चन पूछा है, और एक वर्किंग नोट 1 ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट अपना रेडी है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या बोला है सर? पहले तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है, लेकिन अपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के पहले अपने एडिशनल इन्फो देखते हैं, एडजस्टमेंट्स पे अपने पहले वर्क करते हैं। तो यहां पे देखो अपने को ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कुछ आइटम्स का दे दिया। क्या क्या सर? एक तो सब्सक्रिप्शन ड्यू, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का दे दिया, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का दे दिया। दिस इंफॉर्मेशन इन इटसेल्फ इज एनफ कि अपने को ये पता है कि इसका मतलब सर यहां पर अपना कुछ सब्सक्रिप्शन का इनकम आने वाला है, कुछ अमाउंट रिसीव हुआ होगा, उसमें अपने को ऐड करना पड़ेगा 2 आइटम, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर एंड एडवांस इन प्रीवियस ईयर, और 2 आइटम लेस करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करेंट ईयर, और दूसरा आइटम एडवांस इन करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। तो अपने को सब्सक्रिप्शन इनकम पता चल जाएगा। और दूसरा बात सर, ये जो सब्सक्रिप्शन ड्यू का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ये अपने को बैलेंस शीट में भी लेके जाना पड़ेगा। तो ये वाला दोनों काम जैसे ही अपने ये काम देखे ना, सब्सक्रिप्शन ड्यू और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये वाला काम अपने साथ साथ कर देते हैं। लेकिन एक बार सब्सक्रिप्शन को ऊपर चेक भी कर लो, क्या लिखा हुआ है? रिसीट साइड में अपने पास सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, टू सब्सक्रिप्शन 5 लाख। लेट अस टेक दिस डाउन, यहां पे 5 लाख लिख लो। फिर पहले एक बार अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट वाला आइटम देख लेते हैं, क्लोजिंग वाला फिगर्स पहले देख लो। क्लोजिंग वाला जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये अपने ऐड करते हैं 10,000, 10,000 यहां पे ऐड कर दिए, और ये जो 5,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है करेंट ईयर का, ये फॉर नेक्स्ट ईयर है, ये अपने लेस कर देंगे 5,000। साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी इसको लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 10,000 और 5,000 लिख दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपना असेट है 10,000, ये तो लिख ही दो, और एडवांस सब्सक्रिप्शन अपना लाइबिलिटी है 5,000, ये भी लिख दो।
ओके, क्लोजिंग वाला अपने काम कर चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट सर, ओपनिंग वाला जो आउटस्टैंडिंग है ना, ओपनिंग वाला सब्सक्रिप्शन ड्यू 5000, ये लास्ट ईयर का ड्यू था जो करंट ईयर में पे हुआ होगा, ये करंट ईयर का इनकम नहीं है, इसको लेस करो। वेरी गुड, 5000 अपना ये लेस हो गया यहां पर, और 10,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अपना ऐड होगा, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर 10,000 ये भी ऐड हो गया। और अपने जाके क्या करेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में गाइज, ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपना असेट है ओनली 5000, और एडवांस सब्सक्रिप्शन है 10,000 अपना लायबिलिटी ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। डन है। नेक्स्ट में मूव कर रहे हैं गाइज। देखो, अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अगर और कुछ बात आपको नहीं दिख रहा है ना, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है सर, एक बार ऐसे स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये वाला काम अपने तुरंत तुरंत भी कर सकते हैं कि यहां पे आप बैलेंस बता दो ना कितना होगा। 5,20,000 माइनस 10,000, 5,10,000 आ गया। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन का नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है। सर सबसे पहले तो ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन को आप ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाइए, पहले ले जाते हैं चलो। 1 लाख ओपनिंग बैलेंस शीट का असेट, 1,50,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट का असेट। तो सर क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000, और ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना होगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, 1 लाख। 1 लाख ओपनिंग बैलेंस शीट का असेट था, 1,50,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट का असेट था। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपने ये 1,50,000 जो स्टॉक का फिगर है ये तो नहीं दिखा सकते हैं, अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है नॉट परचेज। परचेज तो जरूरत पड़ सकता है कैलकुलेट करने का, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेन अपने को क्या डिस्क्लोज करना है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। मेडिसिन कंज्यूम्ड, तो यहां पर अपना अमाउंट आएगा टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। मेडिसिन कंज्यूम्ड कितना होता है सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। बहुत बार अपने को परचेज का फिगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहता, तो परचेज का फिगर अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है यूजिंग क्रेडिटर्स वाला फिगर, याद करो। तो अपने एक बार यहां पे टू मेडिसिन कंज्यूम लिख के छोड़ दिए, एक बार ऊपर देखते हैं डेटा क्या दिया हुआ है। देखो यहां पे बहुत ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स। ये अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर क्या है, क्रेडिटर ही तो है ये। चेक करो, ये क्रेडिटर्स दिया हुआ आपको, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। चलो पहले इसको भी बैलेंस शीट में पहले लेके चल जाओ, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में जाएगा ना ये। ओपनिंग लाइबिलिटी कितना है 80, क्लोजिंग लाइबिलिटी 120, पहले इसको भी लिख लो। चलो, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 80,000 और कितना था 80,000 और 120। तो क्लोजिंग वाले में क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 1,20,000, और ओपनिंग वाले में क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 80,000। ठीक है, अपने को इतना बात देख करके कि स्टॉक कितना है क्रेडिटर्स कितना है, ये देख के ये बात समझ में आ रहा है कि सर इस क्वेश्चन में ना अपने को परचेज का फिगर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, ये जो अपने कैलकुलेशन करेंगे ये थोड़ा सा बड़ा वर्किंग होगा। बेटर है कि अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करके अपने यहां पर एक वर्किंग नोट के थ्रू ये वाला कैलकुलेशन कर लें, उससे अपना वो मेन फेयर वर्क जो है ना वो गंदा नहीं होगा। तो वर्किंग नोट 2 लिख लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। और इसका कैलकुलेशन अपने को एकदम क्लियर कट पता है सर, बताइए एक बार वो टेबल पूरा अपने आप लिख लीजिए। याद दिला रहे हैं आप लोग को, बताओ पेमेंट टू क्रेडिटर कितना हुआ है,
और इसमें ऐड कर दो क्लोजिंग क्रेडिटर, और इसमें से लेस कर दो ओपनिंग क्रेडिटर्स। तो आपको मिल जाएगा अमाउंट ऑफ परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। इसमें ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो आपको मिल जाएगा, ये आपका आ जाना चाहिए, एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन आप ऐड कर देंगे। हाँ, ये टोटल करके भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लो बेटर है अपने क्लोजिंग इन्वेंट्री यहीं पे लेस कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन यहीं पे लेस कर दो, तो ये जो फिगर आएगा लास्ट में, इसी को अपने बोलते हैं मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। डोनेशन फॉर मेडिसिन कैंप्स है, यूज नहीं करना है। एक मिनट रुक जाना, लेट मी चेक। देखें एक मिनट, क्या है क्वेश्चन। देखो यहां पे ये जो मेडिसिन कैंप लिखा हुआ है ना, जरा सुनना, इस एनपीओ का नाम क्या है, मेडिकल एड सोसाइटी। इसका काम ही सिर्फ मेडिसिन में डील करना है, राइट। ये एनपीओ क्या करता होगा, लोगों का सेवा करता होगा, ऐसे मान लो, ठीक है। लोग जाते हैं बहुत ही चीप रेट पे, एकदम सस्ते रेट पे, ये लोग मेडिकल सर्विसेज सप्लाई करते हैं, मेडिसिन वगैरह भी देते हैं, ठीक है। तो ये दिन भर अलग अलग टाइप का मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रहा है, और उसमें से वन ऑफ द एक्टिविटी दैट दिस एनपीओ इज डूइंग इज अ मेडिकल कैंप। एक अलग से कैंप भी बिठा रहा है। नॉर्मली तो जो करता है वो करता है, ऐसे मान लो एक एग्जांपल समझना, जैसे एक मेडिकल सोसाइटी एक है, अगर आप लोग ताड़केश्वर जाओगे तो आप लोग देखोगे एक मेडिकल कैंप है, मेडिकल सोसाइटी है एक, और वो क्या करता है ना, जब सावन का महीना आता है तो दे अलग से डू एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ऑफ मेडिकल कैंप। तो एक तो साल भर वो एनपीओ रन कर रहा है, साल भर उसके पास कोई भी जाएगा तो उन लोग का सेवा करेगा, हेल्प करेगा। और दूसरा, अगर सावन का महीना आया तो जो लोग कावड़ लेके आते हैं, राइट, जो रिलीजियस पीपल लोग जाते हैं वहां पर, उन लोग का अलग से कैंप बिठाता है। तो ये रिलीजियस कैंप, जो मेडिकल कैंप जो अलग से बिठा रहा है ना, ये एक अलग एक्टिविटी है जिसके लिए अलग से फंड इकट्ठा कर रहा है। तो अपने मिक्स नहीं करेंगे, जो मेडिसिन कंज्यूम्ड है अपने ये नहीं बोल सकते ये तो मेडिकल कैंप से रिलेटेड खर्चा है, जी नहीं। मेडिकल कैंप से रिलेटेड खर्चा के लिए इस क्वेश्चन में अपने को अलग से बोलेगा, देखो ये मेडिकल कैंप से रिलेटेड खर्चा है। ये बात आपका सही है कि ये एक स्पेसिफिक डोनेशन अपने मान सकते हैं, ये स्पेसिफिक डोनेशन है कि ये मेडिकल कैंप से रिलेटेड डोनेशन है, तो अपने इसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, ये बात सही है। लेकिन ये जो मेडिसिन कंज्यूम्ड वाला खर्चा है, ये नहीं बोल सकते कि ये मेडिकल कैंप से लेस होगा। ये नहीं बोल सकते हैं कि जो मेडिसिन कंज्यूम्ड है दिस इज रिलेटेड टू दिस मेडिसिन कैंप, मेडिकल कैंप, जी नहीं। मेडिकल कैंप को अलग रखो, इसके साथ मिक्स मत करो, ठीक है। पहला बात तो ये। दूसरा बात, यहां पे देखो अपने को दिया हुआ है बाई मेडिसिन, ये जो पेमेंट हो रहा है ये मेडिसिन का पेमेंट हो रहा है, ठीक है, मेडिसिन खरीदने के लिए पेमेंट हो रहा है, ऐसे समझ लो। तो यही क्रेडिटर लोग को यही पेमेंट है, 2.5 लाख रुपया, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है ना बाई मेडिसिन पोलियो, देखो अलग से दिया हुआ है बाई मेडिसिन पोलियो, और यहां पे अगर आप थोड़ा ठीक से देखोगे तो यहां पे टू गवर्नमेंट ग्रांट आया हुआ है कुछ पोलियो इरेडिकेशन के लिए। तो दिस इज स्पेसिफिक रिसीट, और उस फंड से रिलेटेड ये वाला खर्चा 50,000 अलग रखेंगे। ये जो नॉर्मल वाला मेडिसिन कंज्यूम्ड वाला, ये 50,000 को इंक्लूड नहीं करेंगे इधर मेडिसिन कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते वक्त। अपने सिर्फ पेमेंट टू सप्लायर ये 2.5 लाख रुपया लेंगे, ये 2,50,000 लेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा गाइस, इसमें पूरा मेडिसिन ही मेडिसिन भर्ती पड़ा है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली डेटा को देखो। यहां पे अपने को जो बोल रहा है ना, ये पेमेंट साइड में जो पहला आइटम बोल रहा है मेडिसिन 2,50,000, ये 2,50,000 इज द ओनली अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स ऑफ सप्लायर्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है। बाकी जो 50,000 है दिस इज सेपरेट, दिस इज स्पेसिफिक बोल दिया पोलियो के लिए, और पोलियो के लिए देखो अपने पास अलग से गवर्नमेंट ग्रांट आया फॉर पोलियो इरेडिकेशन, तो ये अपने सेपरेट रखेंगे।
इसको मेडिसिन कंज्यूम्ड के साथ मिक्स नहीं करेंगे। तो अपने पास 2,50,000 का अमाउंट है, 2,50,000 इस टेबल में अपना पहला अमाउंट लिख लीजिए, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2,50,000। ऑल राइट, क्लोजिंग क्रेडिटर ओपनिंग क्रेडिटर आप लोग को पता है कितना है, तो क्लोजिंग क्रेडिटर ये आपने लिख दिए थे 1,20,000 और ओपनिंग क्रेडिटर 80,000। तो इसका मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड करिए 1,20,000 और लेस कर दीजिए 80,000, तो अपने को परचेज ड्यूरिंग द ईयर मिल जाएगा 2,90,000 आ रहा है क्या परचेज ड्यूरिंग द ईयर, 2,90,000 इज द परचेज ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों चाहिए फिगर, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन देखो ओपनिंग तो है 1,50,000, अच्छा ये क्लोजिंग है, सॉरी 1,50,000 क्लोजिंग है और 1 लाख ओपनिंग है। तो सर इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन अपने पास पहले से जो था वो है 1 लाख और लास्ट में आपके पास जो बच गया 1,50,000 वो कंज्यूम नहीं हुआ होगा, इसको लेस कर दीजिए। तो कितना हो रहा है, 2,40,000 हो रहा है। 2,40,000 इज द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। ये अपने यहां पर आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वर्किंग नोट 2 लिख के लिख देंगे 2,40,000। ये 2,40,000 का कैलकुलेशन गाइज एक बार प्लीज अच्छे से खुद से एक बार चेक कर लो, एकदम रेपिटेटिव टाइप का चीज है, लेकिन क्योंकि इधर और भी बहुत सारा मेडिकल मेडिसिन मेडिसिन अलग अलग तरह से मिक्स कर दिया, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, एक बार बढ़िया से देख लो इसको। सर देखिए बहुत सिंपल है, पेमेंट क्रेडिटर को कितना किया, क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड कर दो, तो इसका मतलब टोटल पे कर दिया और पे करना बाकी है मिला करके हो गया अपने पास, लेकिन पुराना वाला पे करना बाकी था 80,000, तो अपने को पता चल गया परचेज कितना हुआ है। पेमेंट पेमेंट किए 2.5 लाख रुपया, लेकिन इस 2.5 लाख में से तो पुराना वाला 80,000 पे किए होंगे, तो इसका मतलब करंट ईयर वाला कितना पे किए, 1,70,000, और आपका अभी भी पे करना बाकी है 1,20, 1,70 प्लस 1,20 का परचेज किए होंगे, तो मतलब 2,90 का परचेज किए होंगे। गाइज अगर ये हिंदी मेथड अगर आप लोग समझोगे ना, 1,70 1,20 1,10 इस तरह से घर में सोचोगे ना, तो अकाउंट्स बहुत मजेदार लगेगा, अकाउंट्स एकदम ग्रिप में लगेगा। जो अपना तरीका है ना, ट्रेडिशनल तरीका जिससे आज तक अपने करते आए हैं। यूज अप नहीं हुआ, सिंपल। इसको इसको आप लोग यहां तक अपने अराइव करने के पहले ना बहुत सारा बात किए थे कंजम्पशन से रिलेटेड, या ये वाला फॉर्मेट में आने के पहले आप लोगों को सिंपल कैसे समझाए थे, वापस से याद दिलाते हैं कि सर बताइए तो ओपनिंग स्टॉक कितना है और कितना परचेज किए, ये दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो इसका मतलब आपके पास टोटल अवेलेबल आ गया, टोटल अवेलेबल इतना है, लेकिन आपके पास अभी भी इतना बचा हुआ है, जो नहीं बचा हुआ वो क्या हुआ, कंज्यूम हो गया। ठीक है, ठीक है, सुनना, अब यहां पर क्या होता है कि आपको परचेज का फिगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहता है, तो परचेज का फिगर आप निकालने के लिए आप लोग आते हो क्रेडिटर्स का फॉर्मूला में, तो क्रेडिटर को पेमेंट किए हैं 2.5 लाख, लेकिन सर पहले से देना बाकी था 80,000, तो इसका मतलब करंट ईयर का 1,70 ही पे किए होंगे, लेकिन अभी भी देना बाकी रह गया 1,20,000, मतलब करंट ईयर में और ज्यादा परचेज हुआ जिसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब परचेज हुआ है 2,90,000 का। बोलो। हाँ ये हो सकता था कैश परचेज क्रेडिट परचेज अलग से दिया हुआ हो, वो वाला सम भी अपने कर चुके हैं, कैश परचेज भी ऐड करते हैं। यहां पे सीधा बाई मेडिसिन लिखा हुआ था, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को वापस से स्कैन करो, बाई मेडिसिन लिखा हुआ था, तो अपने मान लिया यही क्रेडिटर को टोटल में पेमेंट हुआ है, बस रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में इसको बाई मेडिसिन लिख दिया, यही क्रेडिटर लोग हैं जिन लोगों को 2.5 लाख रुपया पेमेंट हुआ है टोटल में मेडिसिन के अगेंस्ट में। करेक्ट है गाइज, आई एम मूविंग ऑन, दिक्कत हो डाउट हो तो मेरे को रोक देना, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन। अच्छा नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है इक्विपमेंट्स 210(3), तो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट में ले लेना है बस, का कोई डेप्रिसिएशन हो सकता है उसका बात करेंगे,
पहले एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में 210 लिख दो और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 3 लाख लिख दो, क्योंकि सीधा सीधा फिगर्स दे दिया अपने को और नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं दिख रहा है। 210 और 3 लाख लिख दो विदाउट अ डिबेट। चलो ठीक है, इसका हम वर्किंग आप लोगों को दिखा देते हैं। ओपनिंग कितना था पहले वो लिख दो, कंफ्यूजन नहीं हो। अपने हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, बट एनीवेज यहां पे कुछ ना कुछ तो सर पक्का परचेज आया होगा, अदरवाइज कोई मैजिक थोड़ी ना कि 2,10,000 से 3 लाख हो गया होगा। सही बात है। हाँ, तो यहां परचेज दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आओ, ओपनिंग बैलेंस शीट में आओ, पहले यहां पे लिखो इक्विपमेंट 2,10,000, करेक्ट है, ये करेक्ट है। चलो इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर कोई ऊपर बात किया है तो पहले देख लेते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट वाला चैप्टर को क्लोज करते हैं यहां पर। देखें एक मिनट सर, देखिए इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर कुछ बेचे होंगे तो रिसीट साइड में आएगा, बेचे होंगे तो पैसा आया होगा, रिसीट साइड में आएगा। कुछ नहीं दिख रहा है। खरीदे होंगे जो कि पक्का खरीदे होंगे, अदरवाइज मैजिक थोड़ी ना जो 2,10 से 3 लाख हो जाएगा। तो सर देखिए कुछ तो इक्विपमेंट का आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रहा होगा। ये रहा इक्विपमेंट, 1,50,000 का परचेजेस है। इस 1,50,000 के परचेज को आप यहां पर लिख दीजिए। बट सर आप तो बोले क्लोजिंग फिगर ओनली 3 लाख है। इसका मतलब ये जो देखो ये टोटल 3,60,000 हो रहा है। ये 3,60,000 से 3 लाख कैसे हो सकता है? बिकॉज जरूर कोई डेप्रीसिएशन हुआ होगा। यहां लिख लो लेस डेप्रीसिएशन 60,000, तभी तो फिगर 3 लाख पर आएगा। और ये डेप्रीसिएशन अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस में भी दिखाएंगे, टू डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट 60,000। ये 60,000 सर कैसे आया? देखो ब्रैकेट में फिर से यहां पर बता रहे हैं, अच्छे से देखो, अभी समझ में आ जाएगा फिर से। देखो सर पहले से ना इक्विपमेंट हम लोग के पास था 2,10,000 का, ठीक है। मेरे साथ साथ स्टोरी एकदम धीरे धीरे चलना चाहिए। 2,10,000 का इक्विपमेंट था हम लोग के पास, और हम लोग ना 1,50,000 का और परचेज कर लिए, तो टोटल हम लोग के पास होना चाहिए 360। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि खाली 3 लाख ही है क्लोजिंग बैलेंस। ये 360 से 3 लाख कैसे हो गया? जरूर ही डेप्रिसिएशन चार्ज किए होंगे। ओके, नेक्स्ट तो इक्विपमेंट वाला कहानी आई होप क्लोज है। 3 लाख कैसे आया अपने को क्लियर है, 2 लाख प्लस 1,50,000 3,60,000। लेकिन सर चाहिए 3 लाख, तो इसका मतलब 60,000 का डेप्रिसिएशन। ये इस तरह से पूरा शो करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इक्विपमेंट 3 लाख लिख सकते थे। हाउएवर आप ऐसे भी प्रेजेंट करोगे तो इट विल बी वेरी गुड, प्रेजेंटेशन का भी इंप्रेशन पड़ता है। और ये तो 210 क्लियर कट था ही। चलो नेक्स्ट बात करें, लास्ट अपने को दिया हुआ है 4,03,80,000, एकदम सिमिलर कहानी है। बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस यहां 380 हो गया। एक बार चेक कर लो, कुछ ऊपर परचेज सेल भी हो सकता है। सर परचेज हुआ होगा तो पेमेंट साइड में आया होगा, कुछ नहीं है। सेल होगा तो रिसीट साइड में आया होगा, कुछ नहीं है। आगे बढ़िए जिंदगी में, चलिए यहां पे लिखिए सीधा सीधा बिल्डिंग, सीधा यहां पे लिख दो ना। सर देखिए 4 लाख था पहले, और आप डेप्रिसिएशन चार्ज किए होंगे पक्का 20,000, तभी ये हो सकता है 380, नहीं तो हो ही नहीं सकता क्लोजिंग बैलेंस 380। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो बिल्डिंग, 4 लाख था सर, ओपनिंग बैलेंस साफ साफ दिया हुआ है 4 लाख। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में 4 लाख था, अभी हो गया 380। इसका मतलब 20,000 का डेप्रिसिएशन है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपने को लिखना होगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ब्रैकेट में दिखा दो। सर पहले था 4 लाख का और बच गया सिर्फ 380 का, इसका मतलब 20,000 हो गया डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स का बात तो खत्म हो गया, पिक एंड ड्रॉप वाला काम रह गया, चलो करें। सर ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का, 20,000 50,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में, 20,000 50,000 कैश और बैंक, 20 और 50 ओपनिंग बैलेंस शीट में।
20,000 50,000, ऑल राइट। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन वाला बात अपने कर चुके हैं, क्लोज हो चुका है। जनरल डोनेशन तो सर नॉर्मल इनकम होता है एक एनपीओ के लिए, 45,000 लिख दीजिए। यहां पे देखिए स्पेसिफिक डोनेशन का बात कर दिया, डोनेशन फॉर मेडिकल कैंप्स 1 लाख। एक बार चेक करो तो कोई मेडिकल कैंप से रिलेटेड कोई खर्चा भी हुआ है क्या? सर कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मेडिकल कैंप के लिए जो डोनेशन मिला हुआ है उसको अपने अलग से सेपरेटली डोनेशन फॉर मेडिकल कैंप लिख के 1 लाख लिख लेंगे। तो बैलेंस शीट में यहां पर कैपिटल फंड के नीचे कहीं पे अपने दिखाएंगे टू डोनेशन फॉर मेडिकल कैंप, कितना है अमाउंट? 1 लाख। ये अपने सेपरेटली रख दिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट आओ देखें सर, यहां पे केयरफुल हो जाना इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है? यहां पे आप लोग का सिली मिस्टेक होता है, पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, केयरफुल हो जाना। अभी समझ जाते हो क्लास में, उसके बाद भी मिस्टेक कर देते हो क्लास में, थोड़ा हाईलाइट अपने तरीके से जैसे करते हो कर लेना। देखो, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% पर एनम, 70,000। अपने को ना यहां पे डिटेल में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी बोला यहां पे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो आया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सर तभी आ सकता है जब आपके पास इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट क्या तो आपके पास पहले से है या आप खरीदे हैं? खरीदे हैं क्या चेक करो तो। सर खरीदे होंगे तो पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट आएगा। चेक करो थोड़ा, एक एक आइटम ध्यान से देखो, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट है क्या? सर नहीं है। का मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट था, तभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस भी था, क्योंकि बेचे भी नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट बेचते तो यहां पर रिसीट साइड में भी पैसा मिलता ना इन्वेस्टमेंट बेचने का, वो भी आता। तो सर इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में भी था, क्लोजिंग में भी था। मतलब ये जो इंटरेस्ट है ये पूरा साल भर का है, पूरा 1 ईयर का है। अगर 1 साल का 1 ईयर का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 70,000 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। वेरी गुड प्रतिभा, एक्सेलेंट। मेंटली कर पाओ तो और बढ़िया बात है भाई, दैट्स इवन ग्रेट। बट ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि मिस नहीं हो रहा है, ये मिस हो जाता है। सीधा अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट देखते हैं, इनकम में ले जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। आप ये लिखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को आप जल्दी से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आइए और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लिखिए। 70,000 मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, आप लोग को लिखना होगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन एक बार रुक के ये सोचना पड़ेगा। यस, वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड शिवम, आप लोग का भी आंसर करेक्ट है। आप लोग को रुक के ये सोचना पड़ेगा कि ये 7% पर एनम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में और 70,000 आ रहा है, तो ये पक्का आ तो तभी रहे जब आपके पास इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट सर करंट ईयर में तो खरीदे नहीं है, मतलब ओपनिंग से है, और करंट ईयर में बेचे भी नहीं है, मतलब आपके पास क्लोजिंग में भी है। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में आएगा। पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहे हैं आप लोग के लिए, देखिए इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग देखना, ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नीचे जाके वर्किंग नोट में करो। अपने एंड से आप लोग को कंफर्टेबल रहना पड़ेगा कि सर वी आर अज्यूमिंग दैट दिस 70,000 इज फॉर 1 होल ईयर, एंड ये अजम्पशन बिल्कुल लॉजिकल है ना। आपने क्यों जबरदस्ती अज्यूम करें कि कुछ इंटरेस्ट ऐसा भी तो हो सकता है जो नहीं मिला, अक्रूड इंटरेस्ट, कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दिया हुआ, तो ये पूरा साल का है। और ये जो पूरा साल का है ना, ये 7% पर एनम के हिसाब से है, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो सर इंटू 100 करके ही आएगा ना। यूनिटरी मेथड बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, आप लोग को अभी तक यहां पे कंफर्टेबल रहना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप लोग को स्ट्रगल करना है तो एक्स ले लीजिए, 3 साढ़े 3 4 मिनट एस्टिमेटेड टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में, एक्स लेके कैलकुलेट करने में।
नहीं लगता 3 मिनट, 2 मिनट मिनिमम, एट द मिनिमम। आई हैव सीन सम ऑफ द स्पीड्स, मिनिमम 2 मिनट तो लगता है, और 3 और 4 मिनट भी आप लोग कभी कभी ले लेते हो, एक्स में खो भी जाते हो ना कभी कभी। तो ये आता है आपका 10 लाख। और यहां पर इन्वेस्टमेंट अपने, इधर मार्शलिंग नहीं फॉलो हो पा रहा है, थोड़ा नीचे लिख दे रहा है। अगेन यहां पे भी चाहो तो दिखा दो, 70,000 डिवाइड बाई 7 × 100 करके 10 लाख अपना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। चलो आगे बढ़े। इन्वेस्टमेंट वाला काम भी, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट वाला काम भी हो गया। अब देखो दिया हुआ है टू चैरिटी शो प्रोसीड्स। तो चैरिटी शो के लेकर के अपने को कोई अलग से कोई वो नहीं दिख रहा है, फंड वगैरह है। ठीक है, नॉर्मल है, चैरिटी शो प्रोसीड्स वगैरह करता रहता है ये सब, ये लोग चैरिटी, उससे प्रोसीड्स वगैरह आया है, कुछ चैरिटी शो किया। हाँ ठीक है, यहाँ पे जो चैरिटी शो एक्सपेंसेस आ रहे हैं ना, ये 10,000 ये अपने एक्सपेंस में दिखा देंगे। ठीक है, इसको करने का दो तरीका है, दोनों तरीका करेक्ट है। क्या हम दोनों तरीका बता दे रहे हैं, सुन लो। इनकम साइड, क्योंकि इनकम ज्यादा है, इनकम साइड में क्योंकि इनकम ज्यादा है, तो अपने लिखेंगे चैरिटी प्रोसीड्स, चैरिटी शो प्रोसीड्स कितना है, 70,000 है क्या, सॉरी 30,000 है। आप ये कर सकते हो 30,000, और फिर लेस एक्सपेंसेस 10,000, और दिखा सकते हो 20,000 इनकम। दिस इज करेक्ट। और व्हाट यू कैन डू इज, यहां पे पूरा 30,000 इनकम दिखा दीजिए, यहां पे 10,000 इनकम एक्सपेंस दिखा दीजिए, वो भी करेक्ट है, पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। वी प्रेफर दिस मेथड, इसलिए ये वाला काम कर दिए यहां पर। रॉन्ग है, कैसे ले जा सकते हैं, ये रेवेन्यू नेचर का है, ये कैपिटल नेचर का नहीं है। ये कैपिटल नेचर का हम लोग ट्रीट करते हैं अगर इससे रिलेटेड इस चैरिटी फंड मेंटेन हो रहा होता, कोई फंड मेंटेन हो रहा होता कुछ स्पेसिफिक, तब अपने लेके जाते। मान लो कोई डोनेशन मिला है, कोई सब्सक्रिप्शन मिला है स्पेसिफिकली फॉर दिस चैरिटी वाला काम, तो अपने वो फंड मेंटेन करते, उस फंड में ये वाला प्रोसीड्स को ऐड कर देते, और उसी फंड से ये वाला एक्सपेंस को लेस कर देते, और क्लोजिंग बैलेंस फंड में कैरी हो रहा होता। ठीक है, आज के क्लास में एकदम डिटेल डिस्कशन वी विल डू ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो लेकिन ये तो अपने को क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चन अपने पास, ये वाला सिमिलर टाइप का चीज ना पहले भी आया हुआ है अपने पास, पहले कुछ क्वेश्चन आप कुछ 3-4 क्वेश्चन में आया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन कुछ रिवाइज करो। ऑनरेरियम टू डॉक्टर नॉर्मल खर्चा है। अच्छा एक मिनट, एक मिस हो रहा है क्या अपने यहाँ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर अपने ये खत्म ही नहीं हुआ अभी तक। टू गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो इरेडिकेशन। देखो गवर्नमेंट ग्रांट आप लोग को बोले थे, अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है तो अपने कैपिटल फंड के नीचे दिखाते हैं, उसको एक सेपरेट फंड मानते हैं। और अगर ये नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का होता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लेते। बट सर यहां पे साफ साफ लिख दिया, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ग्रांट जो मिला है दैट इज फॉर पोलियो इरेडिकेशन। तो इसका मतलब आपको इसका अलग से एक फंड मेंटेन करना पड़ेगा। ये काम अपने बैलेंस शीट में करेंगे। बैलेंस शीट में जहां पर अपने दिखा दे रहे, थोड़ा नीचे दिखा दे रहे हैं, ग्रांट फॉर पोलियो इरेडिकेशन कितना मिला है सर, ग्रांट मिला है 70,000, और क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो अपने बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के नीचे दिखा रहे हैं इसको। और अगर इससे रिलेटेड कुछ खर्चा हुआ होगा जो कि अपने देख चुके थे स्कैन करते वक्त, सर हुआ हुआ है कुछ, तो वो इसी में से लेस करेंगे। देखो मेडिसिन फॉर पोलियो 50,000, इसका मतलब इसका 20,000 का फंड अभी भी मेंटेन हो रहा है। ओके नेक्स्ट, दिस इज डन। मेडिसिन वाला आपने पहले ही कर चुके हैं, मेडिसिन पोलियो हो चुका। ऑनरेरियम टू डॉक्टर इज अ वेरी रेगुलर नॉर्मल खर्चा इन अ मेडिकल एनपीओ। 1 लाख अपने नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा देंगे टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स। अमाउंट कितना है, 1 लाख। और इसके बाद जो सैलरीज दिया हुआ है वो भी अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
2,75,000। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,000। नेक्स्ट, इक्विपमेंट अपने ऑलरेडी ले जा चुके हैं। चैरिटी शो एक्सपेंसेस अपने ऑलरेडी लेस कर चुके हैं फ्रॉम चैरिटी शो प्रोसीड्स, राइट। आप वो इससे लेस नहीं करके आप अलग से खर्चा में भी दिखा सकते थे, इस पूरा 30,000 को इनकम में भी दिखा सकते थे, दोनों ट्रीटमेंट करेक्ट है, मार्क्स पूरा मिलेगा। अच्छा, कैश और बैंक का अपने को क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 15,000 30,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अपना सारा एडजस्टमेंट वाला काम 15,000 और 30,000, कैश और बैंक 15,000 और 30,000। अब बस अपने को करना क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करिए, थोड़ा अमाउंट बताइए तो कितना आ रहा है टोटल बैलेंस शीट का, और ओपनिंग कैपिटल फंड कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी करिए, अपने आप करिएगा इस फटाफट थोड़ा सा। रोशनी, ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल भी बताना, और अभी मैच हो गया क्या बैलेंस शीट। $17,85,000 आ रहा है क्या, चेक करो बताओ जल्दी। ओपनिंग कैपिटल फंड कितना आ रहा है। $16,95,000 इज इट। ये अपने ओपनिंग बैलेंस शीट में यहां पर आएंगे, कैपिटल फंड 16,95,000 अपना ओपनिंग हो गया। अब इसमें ऐड या लेस डेफिसिट करेंगे या सरप्लस करेंगे, देखो सरप्लस है कि डेफिसिट है इसमें जल्दी से बताना। ये वाला टोटल तो इस साइड का टोटल तो रफ में लिख रहे हैं 645,000 आ रहा है ना। अब एक बार डेबिट साइड का भी टोटल कहीं पे लिख लो करके, 3 20 4 20 6 20 695 7 लाख आ रहा है, इज इट, चेक कर लो। 280 380 4 लाख, 4 और 3 7 7 लाख आ रहा है। 55,000 इज द डेफिसिट। इसका मतलब इसका जब टोटल करते हैं तो सर यहाँ पे आप लिख दीजिए अब 7 लाख, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। का मतलब यहाँ पर आएगा बाई डेफिसिट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड
55,000 55,000 को अपने यहाँ पे लेस करेंगे, लेस 16,40,000 हो गया क्या? 16,40,000 हो गया अपना क्लोजिंग कैपिटल फंड। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट टोटल? मैच कराओ और अमाउंट बताओ। दिस इज कमिंग 1640, 1745, 1845, 1865, 1885। इस साइड का टोटल भी 1885 आना चाहिए। 3 3 6 6 80 6 90 7 40 8 40 18 40 55 आ रहा है सर। 18,85,000 बिल्कुल आ रहा है। चलो डन है, कंप्लीट है, तो मूविंग ऑन। अब अपना जो भी बड़ा बड़ा मेन क्वेश्चंस था ना, एनपीओ चैप्टर पूरा हो चुका है कंप्लीट। बस एक लास्ट पार्ट है एनपीओ का, वो अपने अभी कंप्लीट करने वाले हैं। वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कभी कभी अलग से पूछता है, इसके ऊपर अपने पास कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए। बस वो वाला पार्ट अपने को अब कवर करना है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सुनना क्या होता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग पर्पस के लिए, स्पेसिफिक रीजंस के लिए पैसा मिलता है। चाहे वो डोनेशन के रूप में मिले, चाहे वो सब्सक्रिप्शन के रूप में मिले, चाहे वो ग्रांट के रूप में मिले, चाहे वो लेगेसी के रूप में मिले। लेगेसी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस भी हो सकता है। चाहे वो किसी भी तरह से मिले, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है तो उसको अपने एक अलग से फंड मेंटेन करते हैं। जैसे अभी अभी अपने जो ये किए ना, क्या चीज के लिए था, पोलियो इरेडिकेशन वाला, वो एक अलग एक सेपरेट फंड हो गया। कैंप के लिए अगर अलग से फंड मिलता तो अलग से कैंप फंड मेंटेन करते। चैरिटी के लिए अगर अलग से फंड मिलता तो चैरिटी का अलग से फंड मेंटेन करते। डोनेशन फॉर कैंप मिला तो अभी डोनेशन फॉर मेडिकल कैंप, डोनेशन फॉर मेडिकल कैंप जो मिला वो अपने बैलेंस शीट में देखो अलग से दिखाए हैं, वो एक अलग सेपरेट फंड हो गया, राइट। तो अगर किसी भी रीजन से अपने को, किसी भी रीजन से मतलब सर हो सकता है सब्सक्रिप्शन मिला हो, डोनेशन मिला हो, ग्रांट मिला हो, लेगेसी मिला हो, कोई भी रीजन से अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिला है एनपीओ को, तो वो एक अलग सेपरेट फंड मेंटेन होगा उसका। अब ये जो पैसा मिला है इसका अकाउंटिंग एकदम सिंपल है सर। जब पैसा मिला, ठीक है, जब पैसा मिला तो एक बार पहले मेरे साथ यहां पर आना। जब पैसा मिला तो नॉर्मल एंट्री क्या हुआ, बैंक कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फंड, वो वाला फंड अकाउंट बन गया। कोई भी रीजन का नाम का मिला तो उसका फंड हो गया। सर ये तो अपने को मालूम ही, बैंक से माइनस हो जाएगा और ये अपने बैलेंस शीट में अलग से शो कर देते हैं। अच्छा, मान लेते हैं 1 लाख रुपया मिला, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज मिला। इस 1 लाख रुपीज का क्या करेंगे, अपने उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जिस चीज के लिए ये फंड मिला है उसी में खर्चा कर सकते हैं, उसी में खर्चा कर सकते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ उसी में खर्चा कर सकते हैं। बट ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि स्विमिंग पूल बनाने के लिए फंड मिला है तो अपने को पैसा मिला और तुरंत अपने स्विमिंग पूल में खर्चा कर दिए, ऐसा तो नहीं होता है। मेडिकल कैंप के लिए पैसा मिला है तो तुरंत मेडिकल कैंप में खर्चा कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। थोड़ा दिन हो सकता है कि वो फंड अपने पास पड़ा रहे, जितना दिन अपने पास पड़ा रहेगा हो सकता है उसको अपने कहीं इन्वेस्ट कर दें, हो सकता है। अरे कोई ये जरूरी थोड़ी ना कि उसी बैंक अकाउंट में पड़ा रखना पड़ेगा इस 1 लाख रुपया को। अरे बाबा ये 1 लाख रुपया यूज उस मेडिकल कैंप के लिए ही करेंगे,
और रादर लेट मी कम टू दिस बेटर एग्जांपल, जो अपने एकदम स्टार्टिंग में एग्जांपल लिए थे, स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है ना, वही अच्छा लगता है, मेडिकल मेडिकल एकदम, है ना। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराना है, अब वो टूर्नामेंट के लिए फंड एक अलग से इकट्ठा कर रहा है, तो वो अब टूर्नामेंट के लिए जो खर्चा करेगा वो ही खर्चा करेगा, इस 1 लाख रुपए में से जो भी खर्चा करेगा उस टूर्नामेंट के लिए ही करेगा, लेकिन ये तुरंत थोड़ी ना करेगा, और जब तक नहीं करेगा तब तक उस फंड से सोचेगा ना कुछ और कमा ले, इसको कहीं इन्वेस्ट कर दें, उससे कुछ कमा ले, इसमें तो कोई हर्जा नहीं है, इसमें कोई रुकावट भी नहीं है। जो भी फंड दे रहा होगा वो यही बोलेगा कि देखो भैया इसको टूर्नामेंट में खर्चा करना, और इसको पड़ा पड़ा फालतू मत करना, जितना दिन यूज नहीं करो उससे कुछ कमा लेना। एनपीओ क्या करेगा, इसको कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा, अपने टूर्नामेंट फंड का एग्जांपल ले रहे हैं, इसको बोलेगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ये भी इन्वेस्टमेंट है लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। और ये बैंक से पैसा निकल गया, हो सकता है पूरा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है 80,000 ही करे इसमें से, डिपेंडिंग ऑन द एनपीओ का प्लानिंग। उसको लग रहा है कि 20,000 तो अभी 1-2 दिन के अंदर करना पड़ेगा खर्चा, 80,000 अभी काम का नहीं है, वो तो 3 महीना बाद काम आएगा, तो इसको इन्वेस्ट कर दो। और हो सकता है कि पूरा का पूरा 1 लाख रुपया 3 महीना बाद काम आए, तो हो सकता है पूरा 1 लाख ही इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, एकदम नॉर्मल है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट टीएफआई टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंपल, ठीक है। ये स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है, नॉट अ जनरल इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। जैसा भी इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी तो कुछ इनकम आएगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, यस और नो, ऑब्वियसली इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा उस समय एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। मान लेते हैं 10,000 रुपया, हाँ, अरे जो फंड दिया है वो तो यही बोलेगा ना कि भाई ये पैसा और इस पैसा से जितना पैसा इस काम में यूज करोगे, बता रहे हैं, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हो गया। अब इस इंटरेस्ट को, सर नॉर्मल वाला जो इंटरेस्ट का इनकम होता है ना, नॉर्मल कोई इन्वेस्टमेंट से अगर कोई इनकम होता है ना, इन्वेस्टमेंट से इनकम, इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, राइट, कोई जरूरी थोड़ा ना इंटरेस्ट ही मिले, हो सकता है ना कोई शेयर्स ले लिए थे तो उसके ऊपर डिविडेंड मिल गया, राइट, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया या फिर डिविडेंड मिल गया, ये जो भी इनकम हुआ होगा ये उस फंड से रिलेटेड है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेके जाएंगे, इनकम में, इसको उस फंड में ऐड कर देंगे। एंट्री देखना, दिस एंट्री इज इंपॉर्टेंट। इसको अपने नॉर्मली हम पहले बता रहे क्या करते हैं, इंटरेस्ट, ये आप लोग को लिखना नहीं है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करके पहले कॉन्सेप्ट और फंडा समझ लो, अपना काम हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, नॉर्मली एनपीओ क्या करता है, अगर नॉर्मल वाला इंटरेस्ट होता है ना, तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ले जाता है, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वैसे कर देता है। बट सर ये अलग टाइप का इंटरेस्ट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको उस फंड में क्रेडिट करना पड़ेगा, जिस फंड में देखो आप स्टार्टिंग में लेके गए थे ना पैसा, ये वाला टूर्नामेंट फंड, जिसमें 1 लाख रुपया अपने पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस फंड में लेके जाना पड़ेगा, यहां पे लिखेगा टूर्नामेंट फंड अकाउंट, टूर्नामेंट फंड अकाउंट जो अपने मेंटेन कर रहे हैं ना, उसमें चला जाएगा ये 10,000। थोड़ा सा केयरफुली इसको हम आप लोग को ये इसके थ्रू भी दिखा रहे हैं, यहां पे जब बैलेंस शीट बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका कोई भी काम नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अभी तक गया ही नहीं है, सिंपल। यहां पे अपना टूर्नामेंट फंड मेंटेन हो रहा है, अपने को पैसा स्टार्टिंग में मिला था 1 लाख रुपया, इस 1 लाख रुपया को अपने इन्वेस्ट कर दिए थे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना 1 लाख रुपीज पूरा कर दिए थे मान लेते हैं, और फिर इस इंटरेस्ट से जो, इस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आया, तो एक तो बैंक अकाउंट में पैसा आ गया यहां पर 10,000, बैंक अकाउंट में यहां पे 10,000 आ गया ना इंटरेस्ट का, और उस इंटरेस्ट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेके जाके यहां पे इंटरेस्ट 10,000 लेके आ गए, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाके यहां पे फंड के साथ में ऐड हो गया, एंड नॉट नेसेसरीली ओनली इंटरेस्ट, सर और कोई तरह का भी इनकम अगर आता है,
सेग्रीगेट करके देखो, डबल एंट्री सिस्टम, गो फॉर अ टॉस व्हेन यू टॉक लाइक दैट। बता रहे हैं क्या हुआ, ये टीएफआई क्या है सर, एक तरफ बैंक से पैसा निकल गया, माइनस हुआ, और ये प्लस हो गया, बेसिक डेबिट क्रेडिट। ये फंड जब भी मान लो ये आपको जो डोनेशन मिला ना, ये फंड जो 1 लाख रुपया मिला नॉर्मल, एक तरफ बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, दूसरे तरफ इस 1 लाख रुपया को क्या तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक इनकम बता करके इनकम में ले जाते, या फिर आप इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा दिए। उसी तरह से जब आप इस पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, अरे फंड आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये तो फंड है ही, लायबिलिटी साइड में वो तो फंड दिख रहा है, लेकिन ये फंड एक्चुअल में है कहां, बैंक में है, पैसा तो बैंक में है, और इसके अगेंस्ट में एक फंड मेंटेन हो रहा है। एक तरफ बैंक में पैसा आया था 1 लाख रुपया, और दूसरा तरफ फंड में ऐड कर दिए थे 1 लाख रुपया। अब बैंक से पैसा निकल गया, माइनस हो गया, डाउन, तो यहां पर अपने इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपना असेट है, इन्वेस्टमेंट में आ गया। इसके ऊपर जब इंटरेस्ट आया, इस फंड के ऊपर जब इंटरेस्ट आया, तो अपना बैंक का बैलेंस गया ऊपर, और वो इनकम नॉर्मली अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में ले जाते हैं इनकम, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक फंड से, अगर स्पेसिफिक फंड से अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है और उस इन्वेस्टमेंट से आपको कोई इनकम मिलता है, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रहा, और इस इंटरेस्ट को जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वहां नहीं ट्रांसफर करते, हाँ, एंड फिर इंटरेस्ट को जो नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजते हैं, वहां नहीं भेज के इस फंड में ऐड कर दिए गाइस। हाँ, it is neither a liability nor a income, this is specific peculiar to NPO कि ये लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं। आप इस फंड को एक लाइबिलिटी की तरह देख सकते हो, कैसे, क्योंकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्री नहीं है इस 1 लाख रुपया को अपने मन मुताबिक यूज करने के लिए। इस एनपीओ का ये लाइबिलिटी है, इस एनपीओ का ये लाइबिलिटी है कि इस फंड को इसी काम में यूज करेगा, एक तरह का लाइबिलिटी है। एक तरह से जब उस फंड से रिलेटेड जब कोई खर्चा करता है, तो उस फंड का रिपेमेंट कर रहा है। 1 लाख रुपया जिस काम के लिए मिला हुआ है, ये उसका लाइबिलिटी की तरह है कि नहीं बाबा और कोई काम में नहीं, इसी में यूज करना पड़ेगा, इसी में पेमेंट करो कुछ कुछ। अब जब जब उसका पेमेंट करता तो उसी लाइबिलिटी को माइनस करता रहता। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना, अभी ये इससे रिलेटेड इनकम हुआ तो यहां ऐड कर दिए। अब मान लो इस टूर्नामेंट से रिलेटेड अपने मेंबर्स लोग को भी बोल रहा है कि ना अलग से मेंबरशिप फीस दो, खाली इसके लिए सब्सक्रिप्शन दो, ठीक है, या फिर टूर्नामेंट जो करवाएगा ना, टूर्नामेंट में टिकट वगैरह रख के रखा है कि नहीं, टूर्नामेंट में जो ऑडियंस आएगी, ऑडियंस से पैसा लेंगे, टिकट बेचेंगे, टिकट कलेक्शन से पैसा आ सकता है, और टूर्नामेंट जो कराएगा उसके लिए बड़े बड़े लोगों के पास जाके बोल सकता है कि मेरे को चंदा दो, डोनेशन दो, राइट, अलग अलग टाइप का, राइट, स्टॉल वगैरह लग सकता है, फूड स्टॉल लग सकता है, तो अलग अलग टाइप से इनकम हो सकता है। वो जितना भी इनकम होगा सारा का सारा यहां ऐड होगा, कुछ भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए इकट्ठा किया जा रहा है ये वाला पैसा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एनी इनकम रिलेटेड टू दिस, एनी इनकम रिलेटेड टू दिस फंड, टूर्नामेंट से रिलेटेड अगर कोई डोनेशन ले रहा है, टूर्नामेंट से रिलेटेड अगर कोई सब्सक्रिप्शन बोल रहा है अलग से, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट का टिकट बेच के पैसा कमा रहा है, किसी भी तरह से इस टूर्नामेंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा करने का जो काम कर रहा है, वो सब यहां पर ऐड होता जाएगा। फिर जब मान लो और इनकम हुआ, बाकी इनकम भी और 20,000 का हुआ, तो टोटल फंड कितना इकट्ठा हो गया सर, 1 लाख रुपया का तो स्टार्टिंग में फंड मिला था, उसको इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने से इंटरेस्ट का पैसा आ गया 1 लाख रुपया, तो टोटल 1,10,000 हो गया, फिर 1,10,000 में 20,000 और एक्स्ट्रा इनकम आ गया, तो टोटल 1,30,000 का ये फंड इकट्ठा हो गया, और एक्चुअल में जब खर्चा होगा तो वो यहीं से लेस होगा। अगर 1 लाख खर्चा हुआ तो 30,000 फंड में पड़ा रह जाएगा, अगर 1,30,000 खर्चा हो गया तो फंड में जीरो, नील बैलेंस हो जाएगा। हाँ, यहां पे अपने को दिखाना पड़ेगा ऐसे, नील खत्म हो गया, ये वाला क्लोज हो गया, और सर अगर 1,40,000 हो गया तब सुनना क्या करेंगे,
तब तो सर जो फंड इकट्ठा कर रहे थे ना वो 1,30,000 का था, और 1,30,000 तो इसमें से पूरा माइनस हो जाएगा, और 10,000 जो एक्स्ट्रा लग गया ना टूर्नामेंट खर्चा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंस में चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए फंड नहीं था ना। अब टूर्नामेंट को अपना कैपिटल फंड से खर्चा करना पड़ रहा है, ये उसके लिए फिर जनरिक खर्चा हो जाएगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट कराना तो उसका नॉर्मल का रोज का काम है। हाँ, एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर द फंड, excess expenditure over the fund amount will be transferred to income and expenditure account। ये जो फंड जमा होता है ये टूर्नामेंट फंड हो सकता है, स्पोर्ट्स का कोई इवेंट करेगा वही हो गया टूर्नामेंट, या फिर प्राइज फंड अलग से मेंटेन कर सकता है कि प्राइज देंगे, प्राइज फंड अलग से मेंटेन करेंगे, मेडिकल कैंप फंड जैसे अपने बात किए ना, कोई अलग अलग टाइप का जो भी फंड इकट्ठा हो सकता है, उसको इन्वेस्ट करके जो इनकम आएगा वो इसमें ऐड होगा। इस फंड से रिलेटेड कहीं से भी कैसे भी पैसा इकट्ठा करे वो सब इस फंड में ऐड होगा। इस फंड से रिलेटेड कोई भी खर्चा अगर होगा तो इसी फंड से लेस होगा, तब तक लेस होगा जब तक ये जीरो ना हो जाए। ये जीरो होने के बाद भी अगर और खर्चा हो रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको एक्सपेंस दिखा देंगे। गाइज प्लीज कंफर्म एवरीवन, क्या ये वाला बात क्लियर? अभी खत्म नहीं हुआ है फंड का, और 5-7 मिनट का डिस्कशन है, 10 मिनट का इनफैक्ट डिस्कशन है। मेरे को पहले यहां पे कंफर्म करो ये बात क्लियर है, यहां तक का बात क्लियर है? ऑल राइट, क्लियर है, क्लियर है एकदम पक्का, कॉन्फिडेंस? बाकी में कॉन्फिडेंस नहीं है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस चाहिए होता है। रोशनी बात करेंगे, जनरल का मतलब स्पेसिफिक नहीं हुआ ना तो वो अलग चीज हो गया, उसको छोड़ दो एक बार। अभी हम जो स्पेसिफिक फंड का बात किए, खाली ये वाला बात बताओ ये क्लियर है क्या? अगर ये क्लियर है तब मेरे को एक और बात करना है सर। कभी कभी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास, सुनो, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास कभी कभी एक रिच अंकल जी आते हैं और ये सब छोटा मोटा फंड नहीं देते हैं, टूर्नामेंट करा लेना, प्राइज बांट देना, जी नहीं, सीधा बोलता है स्विमिंग पूल बनाओ, ये लो 10 लाख रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलता है एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनाओ जहां पे लाइब्रेरी भी बनेगा और बहुत कुछ बनेगा, पूरा एक लाइब्रेरी बना डालो बड़ा सारा, राइट? या फिर या फिर कभी कभी एनपीओ डिसाइड करता है कि नहीं हम लोग को लाइब्रेरी बनाना है, हम लोग को स्विमिंग पूल बनाना है, तो उसके लिए वो लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहा होता है, अलग से उसका फंड मेंटेन कर रहा होता है। ये जो अभी हम फंड का बात कर रहे हैं ये है फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? अभी आप लोगों को लिखना नहीं है, जस्ट नोट करो, फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में, फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में क्या चेंज हो जाएगा, क्या क्या चेंज हो जाएगा, डिफरेंस क्या होगा, ध्यान से सुनना गाइज। इस कॉन्सेप्ट को समझोगे, अच्छे से देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा। फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एकदम सिमिलर सर, जब पैसा आता है किसी भी सोर्स से आता है, डोनेशन से आए, ग्रांट से आए, लेगेसी से आए, किसी भी तरह से आए, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पे हम लिख रहे हैं स्विमिंग पूल फंड, ठीक है? स्विमिंग पूल फंड है, एक अलग से स्विमिंग पूल फंड मेंटेन हो रहा है, और यहां पे अभी अमाउंट 1 लाख नहीं लेंगे, 10 लाख ले लिए, चलो मान लो बैंक में 10 लाख रुपया आया, हाँ स्पेसिफिक रीजन से ही आया ना, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल मिला है, लेगेसी का पैसा मिला है, वसीयत में लिख के गया था, विल में लिख के गया था कि मेरे मरने के बाद इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेरा पैसा डोनेट कर देना स्विमिंग पूल बनाने के लिए, हम तो आज तक स्विमिंग नहीं कर पाए, मेरे बच्चे लोग कर पाए, हाँ 10 लाख, ठीक है? तो लेगेसी में दे गया, या डोनेशन में आ गया, या गवर्नमेंट ग्रांट दे दिया, या किसी भी तरीके से अपने मेंबर को बोला कि सब्सक्रिप्शन का पैसा दो अलग से स्पेसिफिकली फॉर स्विमिंग पूल,
किसी भी तरीके से अगर स्विमिंग पूल के लिए अलग से पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट स्विमिंग पूल फंड अकाउंट। ठीक है, अच्छा अगेन ये स्विमिंग पूल बनाने वाला काम तुरंत तो नहीं करेगा, इसको कहीं इन्वेस्ट करेगा, इसको कहीं इन्वेस्ट करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा सर, इन्वेस्टमेंट का स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट का नाम देगा स्विमिंग पूल, एसपीआई लिख रहे हैं, ठीक है ना, एसपीआई स्विमिंग पूल इन्वेस्टमेंट टू बैंक, मान लेते पूरा 10 लाख इन्वेस्ट करके रखा है। गाइस अगेन एक और बात बता रहे हैं, मान लो इस इन्वेस्टमेंट को बाद में बेचेगा ना तो प्रॉफिट में बेच दिया या लॉस में बेच दिया, जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी फंड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं, वो भी फंड में। हाँ, उस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्विमिंग पूल फंड इन्वेस्टमेंट को भी फंड के साथ एडजस्ट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं। सुनो, ठीक है, यहां पे स्विमिंग पूल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया। अगर अपने को इसमें इंटरेस्ट मिला तो एकदम सेम बैंक टू इंटरेस्ट ऑन स्विमिंग पूल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन स्विमिंग पूल फंड इन्वेस्टमेंट, मान लेते हैं 1 लाख रुपया, और फिर ये इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करेंगे, नीडलेस टू से सर स्विमिंग पूल फंड में करेंगे। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, ये उस फंड में जाके ऐड हो जाएगा जैसे ऊपर हुआ था, एग्जैक्टली सेम। चेंज कहां आएगा अभी बात को सुनना, चेंज कहां आएगा अभी बात को सुनना, जब एक्चुअल में स्विमिंग पूल में खर्चा करेगा ना, ये 1 लाख रुपया तो ऑलरेडी फंड में ऐड हो गया। जब अच्छा और भी कहीं से भी पैसा आ रहा है, किसी भी सूरत में पैसा आ रहा है तो बैंक टू स्विमिंग पूल फंड हो रहा है, स्विमिंग पूल फंड, और इवन इंटरेस्ट का पैसा भी अपने स्विमिंग पूल फंड में ट्रांसफर कर दिए। अब जब एक्चुअल में स्विमिंग पूल के ऊपर खर्चा करेगा ना तो एंट्री क्या पास करेगा, स्विमिंग पूल टू बैंक। तो स्विमिंग पूल बना रहा है ना, जब टूर्नामेंट का खर्चा कर रहा था बैंक से पैसा गया कि नहीं गया, जब स्विमिंग पूल बनाने के लिए खर्चा किया तो बैंक से पैसा निकला कि नहीं निकला, पेमेंट किया ना, तो पेमेंट किया तो टू बैंक तो होगा ही, और स्विमिंग पूल अकाउंट डेबिट होगा जो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, गाइस बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। एक बार यहां पे छोटा सा चीज नोट करना, जब टूर्नामेंट के लिए खर्चा कर रहा था ना तो यहां पे स्विमिंग पूल अकाउंट डेबिट की जगह टूर्नामेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो रहा था, और वो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को क्या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाना होता है, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं ले जाके फंड से लेस कर दिए थे। लेकिन सर स्विमिंग पूल जब बना रहे हैं ना तो स्विमिंग पूल तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको कहीं ट्रांसफर नहीं करना होता, इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना होता है। दोनों में डिफरेंस समझना। जब गाइज ये वाला पॉइंट पे एक डिफरेंस नोट करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में क्या चेंज हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में क्या चेंज हो गया, इस बात को नोट करो, क्या डिफरेंस हो गया। डिफरेंस ये हो गया कि जब अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला कोई फंड मेंटेन कर रहे थे ना तो उससे कोई रेवेन्यू खर्चा होता था ना, जैसे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, तो उस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को अपने को कहीं पे ट्रांसफर करके खत्म करना होता है उस लेजर को। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लेजर खुला नहीं घूम सकता है, उसको ईयर एंड पे अपने को क्लोज करना होता है। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस वाला लेजर अगर फंड नहीं मेंटेन हो रहा होता तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाते, लेकिन क्योंकि फंड मेंटेन हो रहा था तो फंड से लेस कर दिए थे। लेकिन सर ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल अकाउंट डेबिट हो गया, स्विमिंग पूल अकाउंट डेबिट हो गया। स्विमिंग पूल अपना एक फिक्स्ड एसेट है, इसको क्लोज नहीं करना होता है, इसको कहीं ट्रांसफर नहीं करना होता है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में खुद पे खुद दिखाया जाता है एज इट इज। तो फंड से सर कैसे माइनस करें, फिर से सुनना मेरा ये वाला बात इंपॉर्टेंट है। जब आप टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस करते थे ना, टूर्नामेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक करते थे, तो ये काम आप कर देते थे और उसके बाद आपको टूर्नामेंट एक्सपेंस को कहीं पे ट्रांसफर करना होता था, खत्म करना होता था, इस लेजर को क्लोज करना होता था। तो आप क्लोज कैसे करते थे, फंड का इतना दिन से क्रेडिट बैलेंस चले आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं फंड में पैसा, उसको डेबिट करते थे। अब टूर्नामेंट फंड टू
टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, इसीलिए टूर्नामेंट फंड माइनस हो रहा है देखो। लेकिन यहां पर सर इसको अब कैसे करें, यहां पे क्या स्विमिंग पूल फंड टू स्विमिंग पूल कर दें, कैसे कर सकते हैं सर? स्विमिंग पूल माइनस हो रहा है क्या? स्विमिंग पूल को बेच रहे हैं क्या? स्विमिंग पूल जा रहा है क्या? टू स्विमिंग पूल नहीं कर सकते हैं, प्लीज नोट दिस। असेट साइड में दिखता रहेगा। स्विमिंग पूल फंड को डेबिट कर ही नहीं पा रहे हैं ना, स्विमिंग पूल फंड अकाउंट डेबिट करना चाह रहे हैं। लाइबिलिटी साइड में तो ऑलरेडी आ रहा है, ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी है। अब जब खर्चा हुआ, ये वाला बैंक अकाउंट खर्चा हुआ, तो अपने फंड से कुछ भी माइनस अभी तक नहीं किए, फंड से अभी तक माइनस कुछ नहीं किए। लेकिन माइनस क्यों नहीं करें? अरे बाबा, स्विमिंग पूल फंड इकट्ठा करे जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब जब एक्चुअल में खर्चा किए तो वो स्विमिंग पूल असेट साइड में आके खड़ा हो गया और फंड से कुछ माइनस कर ही नहीं पा रहे। यहां पे चलो और अच्छे से डिटेल में समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया अभी तक ये वाला बात, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सुनो, अभी समझ में आ जाएगा। बैलेंस शीट बना रहे हैं सर, एग्जाम्पल अपना ये है कि मान लीजिए आप स्विमिंग पूल फंड मेंटेन कर रहे हैं, स्विमिंग पूल फंड आप मेंटेन कर रहे हैं, और उसमें आपके पास पहले से 10 लाख रुपया था, इंटरेस्ट का पैसा आपके पास आया तो आप ऐड कर दिए 1 लाख रुपया, और भी लोगों से इधर उधर से डोनेशन लेके अदर इकट्ठा किए, अदर इनकम, अदर रिसीट्स करके आप और 4 लाख रुपया इकट्ठा किए, तो टोटल आपके पास 15 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, 15 लाख रुपीस इकट्ठा हो गया। और फिर आप स्विमिंग पूल में एक्चुअल में 11 लाख का खर्चा कर दिए, 11 लाख का खर्चा कर दिए एक्चुअल में, तो यहां पर आपके पास स्विमिंग पूल एक असेट आ गया 11 लाख रुपया का। स्विमिंग पूल एक्सपेंसेस बोल के कुछ नहीं है, स्विमिंग पूल है। जैसे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस होता था, तो वो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना होता था, तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करके आप फंड से लेस कर देते थे। वैसे ये वाला काम यहां पे स्विमिंग पूल के केस में नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को समझो। इसीलिए सर ये फंड इकट्ठा 15 लाख रुपया क्या चीज के लिए हो रहा है? स्विमिंग पूल बनाने के लिए हो रहा है, स्विमिंग पूल में खर्चा करने के लिए ये फंड जमा हो रहा है। तो स्विमिंग पूल बन भी गया 11 लाख का, और इस फंड से कुछ माइनस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यहां पे लेस करिए, लेस, और लिखिए जितना खर्चा हुआ उतना अमाउंट से लिखिए, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। क्योंकि ऐसे मान लेंगे ये 11 लाख रुपया अभी तक कैपिटल फंड से हो गया, बट कैपिटल फंड से तो होना नहीं था, इसके लिए अलग से फंड मेंटेन हो रहा था। तो कैपिटल फंड का जो भी अमाउंट रहेगा उसमें ये स्विमिंग पूल फंड से निकल के ऐड हो जाएगा यहां पे, फ्रॉम स्विमिंग पूल फंड, ये वाला 11 लाख। सुनो गाइस, हुआ क्या? स्विमिंग पूल फंड जो है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है एक लायबिलिटी को, कि भाई देखो ये जो 15 लाख रुपया है ना, ये स्विमिंग पूल बनाने के लिए ही खर्चा हो सकता है और कोई काम के लिए नहीं हो सकता है। जब अपने 11 लाख रुपया खर्चा कर दिए तो अपना 11 लाख रुपया फ्री हो गया ना। इस 11 लाख रुपया को फंड से, जो लॉक होकर के रखा फंड में, उसको लॉक से हटा के जनरल फंड में डाल दिए। कैपिटल फंड का दूसरा नाम है जनरल फंड। जनरल वाला भाई, अब किसी भी काम में के लिए करो ना खर्चा, कोई लॉक इन नहीं है, अब इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि क्या चीज के लिए यूज करेंगे, क्योंकि 11 लाख तो 15 लाख में से कर चुके, 11 लाख तो 15 लाख में से कर चुके। हाँ, अभी भी 4 लाख रुपया का फंड इसमें पड़ा हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में अगर कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के असेट साइड में तो आ जाता है, लेकिन कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना पड़ता है इक्वल अमाउंट बाय डिडक्टिंग फ्रॉम द फंड एंड ट्रांसफरिंग टू कैपिटल फंड। यहां पर अभी आओ, एकदम एक समराइज्ड पेज है फंड का, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एक होता है अनरेस्ट्रिक्टेड फंड और एक होता है रेस्ट्रिक्टेड, मतलब स्पेसिफिक। यहां पे कॉन्सेंट्रेट, एक होता है स्पेसिफिक और अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब जनरल वाला, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी को जनरल फंड भी बोलते हैं,
इसी को कैपिटल फंड भी बोलते हैं, इसी का एक और नाम है अक्यूमुलेटेड फंड। मतलब हम पैसा अपना इकट्ठा कर रहे हैं नॉर्मल एनपीओ का काम के लिए, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, जो मेरा जनरल काम है वही है। ठीक है, अच्छा, हो गया, बात खत्म। अब रेस्ट्रिक्टेड फंड जो है ना, मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो क्या तो, जो स्पेशल फंड है, स्पेसिफिक फंड है, वो क्या तो रेवेन्यू खर्चा के लिए हो सकता है या कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए हो सकता है। अगर रेवेन्यू के लिए है, सिर्फ एक ही पॉइंट को ध्यान में रखना है कि एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम द फंड टिल द अमाउंट ऑफ फंड। एक्सेस, एक्सेस का क्या करते हैं, एक्सेस इज डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कैपिटल फंड के केस में अमाउंट इक्विवेलेंट टू, अमाउंट इक्विवेलेंट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर्ड, amount equivalent to capital expenditure is transferred to capital fund from specific fund। बस, ये वाला चीज को नोट कर लो गाइस। अगर रेवेन्यू खर्चा के लिए है तो बस खर्चा को फंड से लेस कर दीजिए, नॉर्मल, खत्म बात। और अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाइए। और अगर अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कोई फंड मेंटेन कर रहे हैं, तो जैसे जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा आपका असेट साइड में आ गया बैलेंस शीट का, और अमाउंट इक्विवेलेंट आपको निकाल के कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा, तब तक ही ट्रांसफर कर पाएंगे जितना फंड है। उसके बाद भी अगर कैपिटल खर्चा होते जा रहा है तो वो कैपिटल फंड से हो ही रहा है, उसका कुछ नहीं करने का जरूरत है। बात को समझो, क्लियर है। चलो और क्लियर हो जाएगा, एकदम जबरदस्त क्लियर हो जाएगा, ये आपको देखना था ना, ये देख लो और जबरदस्त क्लियर हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन अपने पास, फटाफट उसको देखते हैं एकदम। आज के क्लास में इसको खत्म करके जाओ अच्छे से, ऐसे कि जैसे इसके बाद अब फंड से कुछ भी आ जाए हम लोग पक्का कर लेंगे। लो देखो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का 3-4 क्वेश्चन है अपने पास, मेरे साथ साथ गाइस डिस्कस करेंगे। आप लोगों को साथ साथ बात को नोट करते हुए चलना है। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है टूर्नामेंट फंड है आपके पास 2 लाख, टूर्नामेंट खर्चा हो गया 60,000, और बोल रहा है रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट, कुछ टूर्नामेंट वगैरह जो करवाए तो टिकट विकेट बेच के या किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन से, बोलने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन को कहां से रिसीट हुआ। क्या रिसीट ये डोनेशन का है, क्या ये रिसीट ये सब्सक्रिप्शन का है, क्या ये रिसीट टिकट सेल का है, कैसे भी रिसीट है ना, टूर्नामेंट से रिलेटेड है ना, 80,000 रुपया है ना, इस 2 लाख रुपया के साथ ऐड हो जाएगा, और 60,000 उसी में से खर्चा होगा। तो इसका करेंगे क्या सर, दिखाइए पूरा स्पेसिफिक बताइए क्या करेंगे। लो देख लो, जर्नल एंट्री नहीं पास करना है, जस्ट शो करना है, दिखा रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में क्या करें इसका। ठीक है, तो इसका मतलब सर अपने अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 1, सिर्फ पॉइंट नंबर 1 को देखो स्पेसिफिकली। सर ये बैलेंस शीट जो है ना, बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका कुछ भी नहीं होगा, सीधा बैलेंस शीट में दिखाओ। बैलेंस शीट में क्या होगा सर, यहां पे आपके पास टूर्नामेंट फंड है, पहले से देखिए 2 लाख रुपया है, ऐड हुआ रिसीट्स, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा 80,000 रुपया का रिसीट आया, तो आपके पास टोटल हो गया 2,80,000, लेकिन सर आप खर्चा कर दिए कितना, 60,000, तो आपके पास अभी भी 2,20,000 का फंड कैरी हो रहा है, नो प्रॉब्लम, देख लो। क्लियर, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, बेमतलब कंफ्यूज करने के लिए,
हाँ बस ये कैरी होगा, फंड अभी भी पड़ा हुआ है, टूर्नामेंट के लिए स्पेसिफिकली पड़ा हुआ है, क्या तो टूर्नामेंट खर्चा में यूज करो, और नहीं तो जो फंड दिया उसको लौटा दो। लौटाता है कोई? टूर्नामेंट में खर्चा कर लेगा, नेक्स्ट ईयर कर लेगा, बाद में कर लेगा, 3 महीना बाद एक और टूर्नामेंट कर लेगा। बिलियर्ड मैच एक्सपेंस 25,000, और कुछ नहीं बोल रहा क्वेश्चन में, बोल रहा बिलियर्ड मैच का खर्चा हो गया 25,000 रुपया। अरे बिलियर्ड मैच कराने का खर्चा अगर हुआ तो वो नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा खर्चा। नंबर 2 का क्या करेंगे सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनेगा ना, उसमें नॉर्मल आप बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस लिख दीजिए 25,000, और क्या, कोई फंड मेंटेन ही नहीं हो रहा बिलियर्ड मैच से रिलेटेड, क्या करें, नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एक एनपीओ के लिए। ठीक है, नंबर 2 भी आई थिंक आई होप क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बोला रिसीट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट 50,000, एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो ₹15,000। सर इसका भी अगेन कोई फंड नहीं मेंटेन हो रहा है, बस नॉर्मल 50,000 रुपया इनकम, 15,000 रुपया खर्चा। आप इसको नेट ऑफ करके 35,000 भी इनकम साइड में दिखा सकते हैं, या फिर 50,000 इनकम साइड में और 15,000 एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे दिखा सकते हैं देख लो, नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगा इसका काम, और कहीं पे कुछ नहीं है। सर इनकम साइड में आइए, प्रोसीड्स फ्रॉम सिनेमा शो टिकट बाई सिनेमा टिकट्स, कितना, 50,000 रुपया, और इसमें से लेस कर दो एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा टिकट्स 15,000 रुपया, और नेट में आप इनकम लिख दो 35,000। इधर तो ये कर दो 35,000, या फिर 50,000 का पूरा इनकम बता दो और 15,000 का यहां खर्चा बता दो, दोनों करेक्ट है। सिंपल में अगर लिखना भी पड़े तो 50,000 इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 15,000 इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉर्मल। नंबर 4, प्राइस फंड देखो मेंटेन हो रहा है यहां पर, प्राइस फंड बोल रहा है 1 लाख रुपया का फंड है, और बोला इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपया, फिर बोल रहा है प्राइजेस अवॉर्डेड 20,000 रुपया का खर्चा हो गया, और बोल रहा है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है 80,000 रुपया। एकदम नॉर्मल, केयरफुल चेक करो क्या करेंगे। यहां पे आप नंबर कौन सा कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, नंबर 4 कर रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा काम ना बैलेंस शीट में कर रहा है। चेक करो कैसे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। सर देखिए बहुत ही सिंपल है, यहां पर आप मेंटेन कर रहे हैं प्राइस फंड, प्राइस फंड का आपके पास पहले से बैलेंस था 1 लाख रुपया, और इन्वेस्टमेंट बोल दिया प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, बोल रहा है 80,000 रुपया, और इसी 80,000 रुपया के ऊपर आपको कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट का पैसा मिला होगा, वो इंटरेस्ट यहां पर ऐड होगा ऑब्वियसली। और सर टोटल आपके पास अवेलेबल हो गया 1,10,000, फिर आप प्राइज अवार्ड कर दिए, अवॉर्डेड प्राइजेस अवॉर्डेड, उसके ऊपर आपका खर्चा हुआ 20,000 रुपया, वो खर्चा यहीं से तो होगा, इस फंड से ही तो होगा। और आगे देखो एक और बात बोला है शायद, नहीं बस और कुछ नहीं, खत्म बात, इतना सा बात किया खाली, कुछ नहीं, बस ये लो 90,000 यहाँ आ गया और ये 80,000 यहाँ आ गया। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर 10,000 तो मैच मैच नहीं हो रहा बैलेंस शीट, तो अरे बैलेंस शीट का डिटेल आपको दिया कहाँ है, ये जो 10,000 रुपया इंटरेस्ट का आया, ये बैंक में आया होगा ना भाई, बैंक का बैलेंस आपका बढ़ा होगा ना, देखो 90-90 तो मैच हो गया सर, लेकिन यही थोड़ी ना, बैलेंस शीट में और भी तो बहुत कुछ है, तो ये 10,000 आपको दिखाने का जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कंसेप्चुअली बता रहे हैं, आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर देखिए लाइबिलिटी साइड में 90, असेट साइड में 80, ऐसे कैसे हो सकता है। अरे ऐसे नहीं हो रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, वो आपको दिखाना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बैंक में तो पहले से भी कुछ बैलेंस होगा, कोई और फिक्स्ड असेट होगा, कोई कैपिटल फंड होगा, पूरा बैलेंस शीट थोड़ा ना बनाना है, हर ये दिखाना है कि कहां पे कैसे क्या आइटम दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट का पैसा मिल चुका होगा, बैंक अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है वो पैसा, राइट, तो बैलेंस शीट मैच कराने के बारे में यहां पे मत सोचना। अगर आप लोग यहां पे ये बैलेंस शीट मैच कराने वगैरह का बात सोचते हो ना, इसका मतलब आप लोग का फंडा डबल एंट्री सिस्टम इज एकदम बीटन, मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, नंबर 5 देखो, नंबर 5 है यहां पर, बोला प्राइस फंड है 80,000,
10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 19, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहा है 80,000। और गाइज वेरी केयरफुली चेक, यहां पे बोल रहा है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। ये जो प्रीफिक्स लिखा हुआ रहता है ना 10%, इसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये इंटरेस्ट का रेट है 10%, मतलब, और ये 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस है, तो इसका मतलब अगर ये ड्यूरिंग द ईयर बेचा नहीं गया है तो इसका मतलब इस 80,000 के ऊपर पूरा का पूरा अपने को 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 10% पूरा का पूरा अपना इनकम है, होगा ना, क्योंकि 1 अप्रैल को अपना इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिया हुआ है 80,000 और उसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट है 10%, मतलब आइडियली पूरा साल का ना, पूरा 1 ईयर का इस इंटरेस्ट के ऊपर, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट का इनकम होता है 80,000। ये बात चेक करो एकदम आराम से। 80,000 8,000, सॉरी 8,000 इंटरेस्ट का इन्वेस्ट अमाउंट बात कर रहे हैं, पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, रुक जाओ सर। एकदम सिंपल देखिए, प्राइस फंड पहले से था 80,000 और बोल रहा है ये पूरा का पूरा इन्वेस्टेड पड़ा हुआ है 80,000। फिर बोल रहा है डोनेशन फॉर प्राइस फंड, डोनेशन सर इनकम है, इनफ्लो है, तो और फॉर प्राइस फंड है तो ये ऐड होगा 12,000, ये खर्चा नहीं है, राइट। ये 12,000 डोनेशन मिला है फॉर प्राइजेस, तो ये डोनेशन फंड प्राइस फंड में ऐड होगा। फिर प्राइजेस अवॉर्डेड है 14,000 का खर्चा। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इज ओनली 4,000। ये वाला पॉइंट बहुत केयरफुली चेक करना है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्या कर रहे हैं चेक करो। नंबर 5, बैलेंस शीट में ही होगा पूरा काम, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पास नहीं जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में भी। प्राइज फंड आपके पास था 80,000 और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट भी आपके पास था 80,000। क्वेश्चन में बोला अपने को डोनेशन मिला है, एड डोनेशन फॉर प्राइजेस 12,000, ठीक है। और क्वेश्चन में एक और बात बोला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिला है, मिला है कितना चेक कर लो, और ये 10% है, 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रिसीव्ड। गाइस बहुत धीरे धीरे आराम से केयरफुली इस बात को चेक करना। 80,000 आपका पहले से फंड था, 12,000 का डोनेशन मिला है और 4,000 रुपया आपको इंटरेस्ट का मिल चुका है, क्वेश्चन में बोल दिया ये बात। लेकिन अपने को पता है, अपने को पता है कि सर ये 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अगर 1 अप्रैल से है तो मान लेते पूरा साल भर के लिए है, तो पूरा साल भर अगर 80,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, तो इसका मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट का इनकम अपना होता है 8,000 सर, मिला है, रिसीव हुआ है खाली 4,000, इसका मतलब 4,000 अभी भी मिलना बाकी है, मिला नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट में वो वाला 4,000 पैसा आया नहीं है। आया नहीं तो क्या हुआ, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप यहां पर क्या नहीं दिखाओगे, एड अक्रूड इंटरेस्ट, ये एड अक्रूड इंटरेस्ट 4,000, और ये जो 4,000 का अक्रूड इंटरेस्ट और आएगा, ये भी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, ये भी यहां पर ही ऐड होगा, अक्रूड इंटरेस्ट 4,000। ये टोटल कितना हुआ, 92 और 8 1 लाख हुआ क्या, और लेस आप कुछ खर्चा भी किए हैं, प्राइस अवॉर्डेड है, उसका अमाउंट दिया हुआ है 14,000, दिस इज 86,000। गाइस चेक करो ये वाला सोल्यूशन, थोड़ा अच्छे से चेक करो। यहां पे अक्रूड इंटरेस्ट वाला जो फंडा है उस बात को आपको नोट करना पड़ेगा,
बोला ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000, इंटरेस्ट रेट 10%, मतलब पूरा साल का अपना इंटरेस्ट इनकम होता है 8,000। 4,000 अलग से बोला कि मिल चुका है, इसका मतलब 4,000 ऐसा है जो नहीं मिला। जो नहीं मिला उसका जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट इनकम। ये इंटरेस्ट इनकम भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, ये भी इस फंड में जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू दिस फंड, फंड क्रेडिट हो रहा है मतलब फंड ऐड हो रहा है, ये 4,000 यहीं पर ऐड होगा, यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा। शॉर्ट में अगर जर्नल एंट्री बात करें तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि और मिलने वाला 4,000, टू फंड अकाउंट। शॉर्ट में अगर बात करें तो क्लब कर दे अगर इसको तो ठीक है। अगर ये क्लियर है तब तो फिर और कुछ आई डोंट थिंक इसमें आप लोग को प्रॉब्लम होगा। अच्छा लास्ट वाला भी बड़ा वाला है, देखते हैं क्या है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात हो रहा है। पवेलियन बना रहा मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर वाज 6 लाख। बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर पवेलियन में खर्चा करने का, पवेलियन को बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का 6 लाख रुपया का खर्चा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। फिर द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड, ऑल राइट। पवेलियन फंड एज ऑन 31 मार्च 19 वाज 8 लाख, ठीक है। 31 मार्च 19 का बोल रहा है ना, ये मतलब ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है, चेक कर लो। क्योंकि यहां पे ना अपने को स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आई थिंक बोल दिया था, नहीं बोला तो कुछ नहीं था, बट देखते हैं आगे का इंफॉर्मेशन से बात और क्लियर होगा। बोल रहा है पवेलियन फंड था 31 मार्च 19 को 8 लाख, ठीक है। फिर बोल रहा है डोनेशन फॉर पवेलियन रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर 19। बस यहां पे इस बात से समझ में आ जा रहा है सर इसका मतलब ये 8 लाख ओपनिंग बैलेंस है और ये अकाउंटिंग ईयर 1920 का बात कर रहा है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पवेलियन फंड वाज 8 लाख और ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन मिला है 10 लाख, टोटल देखो 18 लाख हो चुका, और 6 लाख का खर्चा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ये पहले ही बोल चुका। फिर बोल रहा है कैपिटल फंड का बैलेंस अलग से दे दिया, कैपिटल फंड भी देखो यहां पे घुसा दिया। अपने को पता चल जाना चाहिए कि सर कैपिटल फंड का यहां पर रिलेवेंस है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड फंड का बात हो रहा है। इसका मतलब नंबर 6 देखो बहुत केयरफुली क्या करेंगे सर, पूरा का पूरा कहानी इसमें भी बैलेंस शीट में ही होगा, कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पास आपको जाने का जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट, और यहां पे ब्रैकेट में ये जरूर लिख लेना है 31 मार्च 20 वाला है ये, ठीक है। यहां पर आपको बोल रहा है कि पवेलियन के ऊपर खर्चा हुआ है, तो पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है ना, पवेलियन लिख लो ना खाली 6 लाख लो। पवेलियन कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर हुआ है 6 लाख, ठीक है। उसके बाद पवेलियन फंड आप मेंटेन कर रहे हो, आपके पास पहले से बैलेंस था 8 लाख रुपया का, और ड्यूरिंग द ईयर आपको डोनेशन मिला है 8 लाख, कितना 10 लाख रुपए का, डोनेशन मिला है, क्या हुआ, डोनेशन मिला है 10 लाख रुपए का, तो ये टोटल हो गया वैसे तो 18 लाख रुपया, लेकिन सर डोनेशन का जो 6 लाख का खर्चा हुआ उसका कुछ नहीं करेंगे, करेंगे ना। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, अमाउंट इक्विवेलेंट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस पवेलियन फंड टू कैपिटल फंड, और इसीलिए अपने को इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड का बैलेंस दिया हुआ है 20 लैक्स। इसमें से यहां पे पवेलियन फंड से निकलेगा ट्रांसफर टू कैपिटल फंड कितना 6 लाख, ये हो जाएगा अपना 12 लाख, और यहां पर जाके ऐड हो जाएगा फ्रॉम पवेलियन फंड, ये अपना हो जाएगा 26 लाख, करेक्ट है, यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, पॉइंट नंबर 6। आई एम मूविंग ऑन गाइज, फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 हो गया था, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को बोल रहा है हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ चेन्नई क्लब एज एट 31 मार्च 20।
गाइज यहां पे अपने को ना हेडिंग में बोल दिया कि ये एक ही क्लब है, चेन्नई क्लब है, और चेन्नई क्लब का ही है ये सारा। ऊपर वाले क्वेश्चन में ना इंडिविजुअल आइटम एक एक अलग 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 क्वेश्चन था, कोई एक पर्टिकुलर फंड का नहीं था लास्ट क्वेश्चन में। यहां पे पहले ही बोल दिया कि चेन्नई फंड का है, चेन्नई क्लब का है, तो चेन्नई क्लब के बैलेंस शीट में दिखाना है सब कुछ, चेन्नई क्लब के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है सब कुछ। तो अपने को चेन्नई क्लब का ये सबको एक साथ कंसिडर करना है, पॉइंट वाइज नहीं कि पॉइंट 1 को अलग से कंसिडर करेंगे, पॉइंट 2 को अलग से कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि ये चेन्नई क्लब के ऊपर ही है सब कुछ। तो अपने को क्या करना है, हाउ विल द फॉलोइंग आइटम डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ चेन्नई क्लब। तो अपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं पहले चेन्नई क्लब का। चेन्नई क्लब का आ सकता है बिल्कुल, कहीं कहीं पे आया ही है, एक दो जगह, ज्यादा तो नहीं। जनरली बड़े वाले क्वेश्चन में फंड को पंच नहीं करता है ज्यादा डेप्थ में, हाँ एक दो हल्का फुल्का बस देता है, कुछ ज्यादा नहीं देता है। तो अपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं, और अगर जरूरत पड़ा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला भी बना के दिखा देंगे। हालांकि क्वेश्चन में अपने को सिर्फ बैलेंस शीट ही पूछा है, हाउ विल यू शो इन द बैलेंस शीट ऐसे पूछा है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है, आओ एक एक करके देखें। यहां पे अपने को पता है कि सर एक तो कैपिटल फंड तो ऊपर में आएगा, और बाकी फिर हम लोग जैसे जैसे जो आएगा दिखाएंगे। चलो देखो, देखो स्टार्टिंग में बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 10 लाख, तो अपने थोड़ा सा कैपिटल फंड के नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख देते हैं बिल्डिंग फंड, है ना। बिल्ड कैपिटल फंड के ऊपर मतलब थोड़ा सा अच्छा खासा जगह छोड़ना, क्योंकि हो सकता है 3-4 आइटम एडलेस करना पड़े, क्योंकि पूरा बड़ा सारा सम है ना। तो नीचे अच्छे से जगह छोड़ दिए कैपिटल बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड का बोल रहा है बैलेंस 10 लाख रुपया, लिख लो यहाँ पे इंटरनल कॉलम में 10 लाख रुपया। नेक्स्ट, फिर बोला डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, ऐड कर दो 25 लाख रुपया, ऐड डोनेशन। फिर नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और ये भी बोल दिया WIP। तो इसका मतलब सर एक तो यहां पर आएगा बिल्डिंग, भले ही WIP है तो क्या हुआ, 22,50,000, एक तो यहां तो आएगा ही आएगा। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है 22,50,000, एंड अमाउंट इक्विवेलेंट टू दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड टू कैपिटल फंड। सर ये जो 35 लाख आ रहा है ना, इसमें से आप एक काम करिए, आप लेस करिए ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 22,50,000, और यहां पर आइए कैपिटल फंड का जो भी अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड फ्रॉम बिल्डिंग फंड, ऐड कर दीजिए बिल्डिंग फंड 22,50,000। कंफर्टेबल हो क्या गाइस, एक बार कंफर्म करना, मैटर कंफर्टेबल है एकदम। ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड कितना, 22,50,000। चलो बिल्डिंग फंड वाला काम अपना जो भी करना था हो गया, आगे का बात देखते हैं। टूर्नामेंट फंड भी एक मेंटेन हो रहा है, उसका भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 15,000। चलो बिल्डिंग फंड तो लग रहा है खत्म हो गया है, अभी फिर भी थोड़ा सा जगह छोड़ के आगे बढ़ते हैं। टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 15,000, 15,000 लिख लिए यहां पर।
ओके, आगे का बात बताइए, नेक्स्ट बात बताइए। डोनेशन 25,000 मिला है, एड डोनेशन। नेक्स्ट बोलिए। टूर्नामेंट का एक्चुअल में खर्चा हुआ है 42 और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट हुआ है 35। तो अपने पहले 35 ऐड करने वाला काम कर देंगे ना, और फिर 42 लेस करने वाला काम कर देंगे। ऐड सेल ऑफ टिकट 35,000 आ गया, तो टोटल कितना हो गया 75,000। उसमें से लेस कर दिए एक्सपेंसेस जो कि 42,000 है, तो कितना बचा 33,000। इज इट? पूरा नींद में हो। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस जो मिला है वो क्या करते हैं अपने कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस 40,000, इसको अलग से भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम, योर कंफर्ट जोन की आप कैसे कंफर्टेबल हो, और लाइफ मेंबरशिप फीस को अलग से भी कैपिटल फंड के नीचे दिखाओगे चलेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर, बोलो एनुअल डिनर के लिए भी स्पेसिफिकली फंड मेंटेन कर रहा है, कर रहा है तो कर रहा है, करता है, बड़ा खर्चा करता है एनुअल डिनर पे। एक्चुअली बहुत सारे एनपीओ जो करते हैं एनुअल डिनर पे, बहुत बड़ा रोटरी क्लब, ओह एनुअल डिनर फंड कितना 60,000 लिख लो। नेक्स्ट देखो क्या बोला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर, वेरी केयरफुल, दिस इज स्टार मार्क। अलग से अपने मेंबर लोग को बोल के रखा हुआ है सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा भाई एनुअल डिनर के लिए, एनुअल डिनर के लिए एक अलग से फंड मेंटेन करता है। और 60,000 रुपया मिल चुका लोगों से, मेंबर लोग से, 10,000 अभी भी मिलना बाकी है। 10,000 जो अभी भी मिलना बाकी है, एक तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर, और दूसरा 10,000 ऐड भी उसी फंड में होगा, जस्ट लाइक अक्रूड इंटरेस्ट, जस्ट लाइक अभी अभी ऊपर देखे थे अक्रूड इंटरेस्ट। देखो क्या होगा यहां पर बैलेंस शीट के असेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर 10,000, ये रिसीवेबल है तो असेट साइड में तो आ गया, और ये वाला सब्सक्रिप्शन क्योंकि फॉर स्पेसिफिक पर्पस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रेडिट नहीं होता है, ये यहीं पर ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000, ये पूरा 70,000 यहां पर आ गया। लास्ट में दिया हुआ है कैपिटल फंड 25 लाख रुपया, बस दैट्स इट, पूरा क्वेश्चन खत्म है। बिल्डिंग फंड में और कुछ है नहीं सर, 12,50,000 जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बस वो एज इट इज लिख दीजिए, और ये भी आप एज इट इज लिख दीजिए। बताइए कितना आएगा, 47,90,000 करेक्ट है। बस ये खाली शो करना है और इसका बैलेंसिंग वगैरह कुछ नहीं करना होता, बैलेंसिंग कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट है गाइज। हाँ देख लो, दिखा रहे हैं, ये वाला बस इंपॉर्टेंट था, इसमें आप लोग गलती ज्यादा करते हो, नोट कर लेना इस बात को। अपने जितना डिस्कशन कर चुके हैं उसके हिसाब से आप लोग बाकी का होमवर्क लेने के लिए एलिजिबल हो, हम बस डिस्कस करके आप लोगों को बता रहे, 2 क्वेश्चन है खाली, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सुनो, जो ये दिख रहा है ना यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस, एक तो स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का भी ओपनिंग बैलेंस दे दिया 10-10 लाख, देख लो। फिर इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट क्या होगा सर, फंड में ऐड हो जाएगा बस। डोनेशन सर ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी इधर ऐड हो जाएगा,
सब्सक्रिप्शन अलग है सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि कुछ भी बोला नहीं है ना क्या चीज का, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। डोनेशन सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एकदम नॉर्मल इनकम साइड में, दोनों इनकम है, सब्सक्रिप्शन भी नॉर्मल इनकम है, डोनेशन भी नॉर्मल इनकम है, दोनों का दोनों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड सर इस फंड से लेस होगा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए फंड मेंटेन हो रहा है, इस फंड से लेस हो जाएगा, स्पोर्ट्स फंड से, जो ये वाला है स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड सर ये भी लेस हो जाएगा, स्पोर्ट्स इवेंट का जो खर्चा हुआ है वो भी लेस हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है जनरल फंड। जनरल फंड का मतलब नॉर्मल जो कैपिटल फंड होता है, जनरल फंड ही लिख देना, क्योंकि वर्ड यूज ये लोग कर रहा है जनरल फंड, तो अपने भी जनरल फंड लिख देंगे वर्ड। जनरल फंड इज नथिंग बट कैपिटल फंड ओनली। फिर बोल रहा है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, ये जनरल इन्वेस्टमेंट है। हाँ ये तो इन्वेस्टमेंट तो नॉर्मल जैसे इन्वेस्टमेंट जाता है वैसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, और ये वाला इनकम जो है ना, इंटरेस्ट ऑन जीएफआई, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, नथिंग नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। अरे इतना बढ़िया से वर्ड यूज कर रहा है जनरल। जनरल का मतलब नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक का मतलब ये वाला जो इंटरेस्ट है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला ही है। कंफ्यूज करने के लिए जनरल फंड आगे जानबूझ के वर्ड यूज कर रहा है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और इसका भी एक अलग से फंड मेंटेन करो, और ये 2 लाख रुपया को आप इस जनरल फंड में ऐड कर दो, जबकि गलत है ना वो बात। ये नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है, नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। दिस विल गो टू लाइक एनी अदर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड। कुछ नहीं, सरप्लस डेफिसिट कुछ नहीं निकालना है, खाली शो करना ये आइटम कहां जाएगा। ठीक है, देखो ना क्वेश्चन बोल देगा आपको, शो देम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, शो देम, बस शो देम। प्रिपेयर वर्ड नहीं यूज कर रहा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नो, शो, खाली शो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन में भी ना एक ऐसा सिनेरियो आएगा, एकदम नॉर्मल इजी सा क्वेश्चन है, बस सिनेरियो ऐसा आएगा कि खर्चा फंड से ज्यादा हो गया, मैच फंड मेंटेन हो रहा है और मैच एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया, तो जितना एक्स्ट्रा हो गया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ये दोनों आप लोग का होमवर्क है, और इसके बाद अपना ये वाला चैप्टर गाइस कंप्लीट है। आप लोग को याद दिला दें, संडे को सुबह 10 बजे आप लोग का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टेस्ट है। सैटरडे को कोई क्लास नहीं है अपना, संडे को टेस्ट है। ट्यूसडे को ये जो 2 सम किया है ना, बाकी 10 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर डिस्कस करके खत्म करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे। होपफुल है कि कुछ अनाउंसमेंट आ जाए, बहुत सस्पेंस में रख रहा है कि क्या आप नवंबर दिसंबर जब बोला, जब नवंबर दिसंबर बोला तो भाई अब बता सिलेबस भी, एमसीक्यू मोड ही है सारा क्वेश्चन। संडे 10 AM टेस्ट ऑन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अटेंड है। जो लोग क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं और बाद में रिकॉर्डिंग देखने का सोच रहे हैं, अगर देखो तो देखो, नहीं देखो टेस्ट देना पड़ेगा और टेस्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन ट्यूसडे, बिकॉज संडे वाले दिन अपने मिलेंगे नहीं ऑब्वियसली क्लास में, सिर्फ आप लोग को टेस्ट का लिंक भेजेंगे और आप लोग टेस्ट दोगे। बाय।